नमस्कार दोस्तों, हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी वाली बुक है, उसमें जो एसएसटी सब्जेक्ट है, तो वो किताब हमने स्टार्ट की थी जिसका नाम था समकालीन भारत, जो कि भूगोल विषय का हिस्सा है। तो उसमें हम जो उसका चैप्टर फर्स्ट था, उसको देख रहे थे। चैप्टर फर्स्ट क्या था? संसाधन एवं उनका विकास। तो उसी के अंतर्गत हम देख रहे थे भू संसाधनों को। किसको देखा था पिछली कक्षा में? भू संसाधन और भारत की भू आकृतियों को। इन भू संसाधनों में हमने देखा था कि जो भूमि है वो क्या है? एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। और कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। और जो भूमि है इसके ऊपर भी अनेक सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें हमने देखा था वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, संचार के साधन, परिवहन। और उसके अलावा हमने यहाँ पे अनेक सारी आर्थिक क्रियाएं भी करते हैं। वो कहाँ पे करते हैं? भू संसाधन के ऊपर। परंतु ये जो भूमि है ये क्या थी? एक सीमित है, ये बढ़ नहीं रही, जितनी है उतनी ही है। तो हमारे को इसको क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट चीज देखी थी भारत की भू आकृतियां। क्या देखी थी? भारत की भू आकृतियां। इसमें हमने भू आकृतियों को 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। जो पर्वत था वो 30% हिस्से पे था। और जो अगर पूरी जो हमारी भू भू संसाधनों का अगर 100% माने, ठीक है, तो उसमें से जो 30% है वो तो पर्वत है, 27% है वो है पठार। और उसके अलावा जो मैदान है वो 43% है। यानी कि भारत में जो भू आकृतियां है उनमें से सर्वाधिक भू आकृति कौन सी है? पठार की है। सर्वाधिक किसकी है? पठार, ओ सॉरी, मैदान की है। तो फिर हमने यहाँ तक देखा। फिर हमने कहा कि जो पर्वत है वो एक तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा इससे बारहमासी नदियों का उद्गम होता है, जो जो क्या कहलाती है? हम जो क्या है, हमेशा बहती रहती है। उसके अलावा दूसरी चीज हमने देखी पठार। जो पठार है उससे जो उसका हिस्सा तो कितना था? 27%। इसके ऊपर क्या है? एक तो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, उसके अलावा जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। फिर तीसरी चीज है हमने मैदान देखी थी जो 43% हिस्से पे थी, और इसके ऊपर हम कृषि कार्य करते हैं तथा उद्योग धंधों को स्थापित करते हैं या उद्योग स्थापित करते हैं। अब हम देखते हैं भू उपयोग को। भू उपयोग से अभिप्राय है भूमि का उपयोग। भू यानी भूमि। इस भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं या किस किस कार्यों में करते हैं? तो इन कार्यों को समझने से पहले एक चीज ये समझो कि हमारे यहाँ पे जो फसलें हैं वो एक वर्ष में लगभग 3 फसलें बोई जाती हैं, जिनमें से एक तो रबी की होती है, एक खरीफ की होती है और एक जायद की होती है। जो हमारा कृषि वर्ष होता है, कि जैसे कि हमारा एक वर्ष होता है उसी प्रकार से एक कृषि वर्ष भी होता है। कृषि वर्ष भी वर्ष की तरह ही होता है, बस उसकी थोड़ी सी डेट आगे पीछे है। जैसे कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक एक कृषि वर्ष होता है, तो उसमें हम तीनों फसलों को उगा लेते हैं। ये ऋतुओं के अनुसार होता है। तो हम बता रहे हैं कि जो भू उपयोग है, भू उपयोग से अभिप्राय ये है कि भूमि का हम कहाँ-कहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा इस एक शब्द आता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब ये क्या है? ये ऐसा क्षेत्र है, वह है भू क्षेत्र, भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर जो एक कृषि वर्ष है, एक कृषि वर्ष मतलब 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, उसमें कम से कम कितनी बार कृषि कृषि की जाए या कितनी बार खेती की जाए? 1 बार बोया जाए, ठीक है? चाहे तो वो खरीफ की फसल रबी की हो, चाहे खरीफ की हो, चाहे जायद की हो, लेकिन कम से कम एक बार उसको बोया जाए। वो क्या कहलाता है? शुद्ध या निवल। या तो उसको शुद्ध बोल देंगे या निवल बोल देंगे। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। जैसे कि आप मानो कि यह एक खेत है, ठीक है? इसमें एक वर्ष में केवल और केवल एक ही खेती की जा रही, चाहे तो वो रबी की जा रही हो, चाहे वो खरीफ की जा रही हो, और चाहे वो जायद की जा रही हो। मान लो कि यहाँ पे एक वर्ष में एक खेती कर दी, किसकी? रबी की खेती कर दी। तो अब हमने यहाँ पे फसल तो बो दी ना, तो इसे कहते हैं क्या? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या कहते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर दूसरा आता है सकल कृषिगत क्षेत्र। सकल मतलब जो संपूर्ण है। सकल का एक प्रकार से सभी को शामिल करते हैं सकल शब्द में। इस संपूर्ण कृषिगत क्षेत्र या सकल कृषिगत क्षेत्र, इसमें कहा गया है कि जो एक कृषि वर्ष है उसमें
एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र से अभिप्राय कि मान लो कि एक तो हो गई कौन सी, रबी की ऋतु हो गई, ठीक है, रबी की फसल हो गई, एक खरीफ की फसल हो गई, उसके अलावा एक फसल है जायद की, कौन सी, जायद की। ये हमारे खेत हैं, उसमें एक बार तो हमने रबी की बोई, फिर उसके बाद में खरीफ की बोई, फिर जायद की बोई। तो ये क्या हो गया कि एक कृषि वर्ष हो गया ना, एक कृषि वर्ष के अंदर अंदर हमने ये तीनों काम कर लिए, इन तीनों फसलों के काम कर लिए। तो एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और उसके अलावा ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र था, ये भी तो बोया जा रहा है खेत में, तो अगर इसको शामिल कर ले तो वो क्या कहलाता है, सकल कृषिगत क्षेत्र। एक बार फिर से देखो कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जो एक ऐसा भू क्षेत्र जिसके ऊपर एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार बोया जाए, वो तो कहलाता है शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सकल कृषिगत क्षेत्र, सकल कृषिगत क्षेत्र में कहा गया कि एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और उसके साथ जो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र था उसको यदि हम जोड़ दें तो वो कहलाएगा सकल कृषिगत क्षेत्र। भू उपयोग में हम प्रतिभूमि और प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि इनको देखेंगे। तो इसमें जो प्रतिभूमि है, प्रति मतलब कि जो हमारी फसल है यदि उसकी उर्वरकता कम हो रही है ना, तो उसके लिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे खेतों को क्या कर देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि उसके ऊपर फसल नहीं करते, तो वो क्या कहलाती है, वैसे एक पड़त कहलाती है। तो इसमें दो शब्दों का उपयोग किया गया है, एक तो वर्तमान प्रतिभूमि और एक पुरातन प्रतिभूमि। जो ये वर्तमान प्रतिभूमि है इसके ऊपर ये बात लागू होती है, कौन सी, कि फसल के वो खेत को क्या छोड़ देना, खाली छोड़ देना। जैसे कि मान लो कि ये आपका खेत है, ठीक है, अब इसमें एक वर्ष से न तो रबी की फसल की और न खरीफ की फसल की और न ही जायद की, या मान लो कि एक वर्ष नहीं हुआ है, खरीफ और रबी की फसल का सीजन हो लिया और इसको हमने क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, ठीक है, क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। ये तो क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि, यानी एक साल ही हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम हमारे जो खेत है, ठीक है, इसके ऊपर लगभग 1 से लेके 5 कृषि वर्ष तक, कब से कब तक, 1 से लेके 5 कृषि वर्ष तक हम क्या कर देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, इसके ऊपर फसल नहीं उगाते, इसके ऊपर तो 1 वर्ष नहीं उगाते लगभग या उससे कम समय में, और इसके ऊपर 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम। तो इस जो हमारी प्रतिभूमि है इसको भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, एक तो है वर्तमान प्रतिभूमि, एक है पुरातन प्रतिभूमि। जो वर्तमान प्रतिभूमि है इसमें क्या है कि जो एक कृषि वर्ष है, एक कृषि वर्ष में या उससे भी कम समय में, जैसे कि ये एक कृषि वर्ष हो गया रबी खरीफ जायद, इसमें हमने क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, या उससे भी कम समय में, जैसे मान लो जायद को छोड़ दो, रबी और खरीफ का सीजन चला गया और इसको हमने क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो क्या नहीं की जाए, कृषि नहीं की जाए, ये क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि। और पुरातन प्रतिभूमि क्या कहलाती है, 1 से 5 कृषि वर्ष में कृषि नहीं की जाए, ये क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कृषि के लिए जो भूमि योग्य नहीं है उसको, प्रति यानी हमने उसको पड़त छोड़ दी थी, एक तो 1 वर्ष से कम और एक वर्ष से 5 वर्ष तक। तो अब अन्य कृषि भूमि में किस किस को शामिल करेंगे, जो स्थायी चारागाह होते हैं, जैसे कि मान लो कि हम जिन खेतों को खाली छोड़ रखे हैं उनको क्यों छोड़ रखे हैं, पशुओं को चराने के लिए, या फिर अन्य गोचर भूमियां, गोचर भूमियां ऐसी भूमियां जो गौओं को चराने के लिए हो। और ये जो भूमियां होती है ना, ये किसके अधीन होती है, सरकार के अधीन होती है, इनको सरकार क्या कर देती है, गोचर भूमि घोषित कर देती है। उसके अलावा जो अनेक सारे वृक्ष लगाए जाते हैं और जो वृक्षों की फसल की जाती है इसको किसमें शामिल करेंगे, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में शामिल करेंगे। और यहाँ पे अनेक सारे उपवन लगाए जाते हैं, उपवन मतलब उद्यान लगाए जाते हैं, वो किसमें शामिल करेंगे, अन्य कृषि अयोग्य भूमि में शामिल करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि है उसमें हम स्थायी चारागाह, अन्य गोचर भूमियां, वृक्षों की फसल और उपवन या उद्यानों को शामिल करते हैं। कृषि के लिए अन्य अनुपलब्ध भूमि, ये क्या है कि जो भी हमारी जब फसल उगाते हैं ना तो उसके लिए भूमि का क्या होना जरूरी है, उपजाऊ होना जरूरी है।
पर इसमें उनको शामिल करेंगे जो बंजर हो, यानी जो उपजाऊ नहीं हो या कृषि अयोग्य हो, कि इसमें हम कृषि नहीं कर सकते, उसको किसमें शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। उसके अलावा गैर कृषि प्रयोजन, यानी प्रयोजन मतलब कार्य, कि जिनको कृषि के अलावा जिन भूमियों को उपयोग कर रहे हैं उसको इसमें शामिल करेंगे, जिसमें एक तो इसको इमारत शामिल करते हैं, सड़कें शामिल करते हैं और उद्योग इनमें शामिल करते हैं। दोबारा से देखो, जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है उसमें क्या क्या आएगा, एक तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, उसके अलावा गैर कृषि प्रयोजन जिनका हम उपयोग कृषि के लिए करते ही नहीं, जिसमें एक तो इमारतें बनाई, जैसे कि हमारे जो मकान होते हैं, उसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो सभी इसी में शामिल होंगे। सड़कें, जैसे क्या होता है, हम परिवहन के साधन सड़कों के माध्यम से उनका उपयोग कर रहे हैं। और उद्योग, जो भी विनिर्माण वस्तु है, हमारे को जो भी वस्तुओं का रूप परिवर्तन होके आ रहा है वो उद्योगों के माध्यम से, वो किस में शामिल होंगे, गैर कृषि प्रयोजन में शामिल होंगे। उसके अलावा जो आप ये भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसमें वन भी है ना, वो भी आपकी भूमि का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वन आपकी भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो अपना ये जो भू उपयोग, यानी कि जो भूमि का उपयोग है, वो वाला चैप्टर समाप्त, ये वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। कि इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, एक तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, कि एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार बोया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में सकल कृषिगत क्षेत्र को देखा कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बार कृषि बोई जाए, तो वो सकल कृषिगत क्षेत्र कहलाता है, तथा उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी शामिल कर लेंगे। फिर उसके अलावा हमने देखी प्रतिभूमि, प्रतिभूमि को हमने दो भागों में बांटा, एक वर्तमान प्रतिभूमि और एक पुरातन प्रतिभूमि। जो वर्तमान प्रतिभूमि थी उसमें हमने क्या बताया कि जो 1 वर्ष से यदि कम समय में हम उस भूमि का उपयोग नहीं कर रहे या उसमें कुछ कृषि नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि। और 1 वर्ष से 5 वर्ष, 1 वर्ष से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम, यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष कृषि वर्ष, कौन-सा वर्ष? कृषि वर्ष में यदि हम फसलों को नहीं उगा रहे, तो वो क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि। उसके अलावा हमने देखा प्रतिभूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य जो भूमि है, उसको हमने देखा। उसमें हमने बताया कि जो अन्य अतिरिक्त जो भूमियाँ हैं, उसमें हमने एक तो चारागाह को शामिल किया, गोचर भूमियों को शामिल किया, उद्यान या उपवन को शामिल किया और उसके अलावा वृक्षों की जो खेती है, उसको शामिल किया। उसके बाद में हमने देखा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो भी भूमियाँ बंजर हो या कृषि के लिए अयोग्य है, वो किसके में शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, कृषि के लिए अनुपलब्ध में। उसके अलावा जो गैर कृषि प्रयोजन, यानी कि कृषि के अलावा अन्य कार्यों में जिस भूमि का उपयोग कर रहे हैं, उसको शामिल करेंगे, इसमें कृषि के लिए उपलब्ध में। इसमें क्या-क्या शामिल है? एक तो इमारतें, सड़कें और उद्योग। फिर हमने देखा वन, कि जो वन है वो भी हमारी कृषि का क्या कर रहे हैं, जो हमारी भूमि है उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। कौन सा? भू उपयोग।